नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 12 सितंबर 2020 है, दिन है सैटरडे। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव। मैट कैमरोन का बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड कोट है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। जो भी करें उसको अपना मैक्सिमम दें। राइट, if you are eating then just eat, if you are reading then just read। जो भी करें उसको 100% परफेक्शन से या फिर 100% अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करके उस चीज़ को करें और हमेशा जीवन को पॉजिटिवली देखें। लाइफ बिकम्स मच ईजियर, इजंट इट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 21 सितंबर 2020 तक EMI की ऑफर भी अवेलेबल है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। सबसे पहली जो आज की खबर है या फिर आज का जो टॉपिक है, आज का जो आर्टिकल है वो है पुशबैक। ये USA और चाइना के बीच में फ़िलहाल जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में एक ब्रीफ, आप कह सकते हैं कि टू द पॉइंट एडिटोरियल लिखा गया है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। USA ने अभी एक डिसीजन लिया है, 1000 जितने चाइना के सिटीजन्स जो हैं उनके वीज़ास को कैंसिल कर दिया है। उसके पीछे जो मेन रीज़न बताया है USA ने वो ये है कि ये 1000 जितने लोग जो हैं ये देश की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं। राइट, रिस्क्स टू नेशनल सिक्योरिटी। अब ये 1000 लोग जो हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं और रिसर्चर्स हैं। USA का ये मानना है कि ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है चाइना की मिलिट्री के साथ। वहाँ का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ ये मिलकर काम करते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप दी जाती है, वहाँ से पैसे और फंडिंग, और नॉट जस्ट फंडिंग लेकिन इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ से कौन सा डेटा लेना है एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए USA ने इसको कैंसिल किया है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एकेडेमिया। देखिए, चाइना ने ये चीज़ तो डेफिनेटली की है। चाइनीज़ स्टूडेंट्स, चाइनीज़ प्रोफेसर्स जो हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए जाते थे और वहाँ की सिस्टम जो हैं उसको समझकर फिर अपने वहाँ पर कॉपी पेस्ट करते थे। ऑफ कोर्स इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन जो रिसर्च होती है, जो आपने एक मेहनत की, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि क्या होता है। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये जो यहाँ पर जो एक शब्द है ये शायद आपके लिए एक नया शब्द हो, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एकेडेमिया। के यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो एकेडेमिक वर्ल्ड है तो वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और उसको कैसे उसकी चोरी की जा सकती है या फिर उसकी कॉपी कैसे की जा सकती है। हाउ इट वर्क्स इज, मान लीजिए कि ये एक यूनिवर्सिटी है। राइट, ये यूनिवर्सिटी USA में है और ये है चाइना। राइट, तो चाइना से एक स्टूडेंट जो है उसको इस यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान होती हैं कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च की स्कॉलरशिप लेने की कोशिश, अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती तो लेट्स से कि रिसर्च की फंडिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। और लेट मी टेल यू कि फ़ॉरेन की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर रिसर्च करने की फ़ीस जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ इन क्रोर्स। तो एक बार एडमिशन मिल गया फिर क्या होगा कि वहाँ का जो सेटअप है, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी, जो भी वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, तो इसका एक्सेस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर व्यक्ति को और ये व्यक्ति जो है वो सारा डेटा, सारी चीज़ें वहाँ पर सेंड करने लगेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं कि मान लीजिए कि आज के क्लास में उनको X, Y और Z के बारे में पढ़ाया गया, तो ये X, Y, Z जो हैं उसके बारे में चाइना में बताया जाएगा और फिर वहाँ पर वही चीज़ वो लोग करेंगे। तो ऐसी चीज़, दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, इससे भी और ज़्यादा गहराई की बात हो सकती है इसके ऊपर, बट दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एकेडेमिया के लिए भी ये एक नेगेटिव बात है कि वहाँ से स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स बेसिकली एस्पियोनाज या फिर स्पाइज, ऐसे स्टूडेंट्स और
रिसर्चर्स के फॉर्म पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर से सारा डेटा और सारी चीज़ें जो है वो चुरा कर फिर वहाँ पर भेज देते हैं। कंसर्न ओवर इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज, फिर इंडस्ट्री के ऊपर भी नज़र रखी जाती है। इंडस्ट्री में वर्क ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर सारा डेटा जो है, सीक्रेट फाइल्स, ये सारी चीज़ें, सीक्रेसी, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ें देन यू विल फाइंड दिस थिंग के सीक्रेसी जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसे राइवल ऑर्गेनाइजेशंस, राइवल कंट्रीज़ जानना चाहेंगे कि आप कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, और ये सारे सीक्रेट्स जो हैं वो बेचे भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। मुझे कंपनीज़ का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन बहुत साल पहले मैंने एक केस स्टडी पढ़ा था, और ये केस स्टडी मुझे आज भी याद है। मीन्स इसका जो मेन पॉइंट है वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि शायद ही ऐसा कभी किसी ने सोचा होगा कि एक कंपनी ने क्या किया। ये यूके की बात है। तो यूके में दो बड़ी कंपनीज थी, दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। तो एक कंपनी ने जो एक डस्टबिन जो होती हैं, राइट, आपकी ऑफिस में डस्टबिन है, तो वहाँ पर आप ज़्यादातर जो पेपर्स हैं, तो क्योंकि फ़ॉरेन में पेपर के लिए, रिसाइकल प्रोडक्ट्स के लिए अलग डस्टबिन होती हैं, तो ये सारे पेपर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डस्टबिन में रखे जा रहे थे, और उसके बाद उनको फिर जो नज़दीक का पॉइंट है उस बिल्डिंग में जहाँ पर गवर्नमेंट या फिर जो लोकल म्यूनसिपलिटी बॉडी है वो आकर वो कलेक्ट कर जाएगी, तो ऐसे एक बड़ी डस्टबिन में चीज़ों को रखा जाता है। एनीवे, तो दूसरी कंपनी ने क्या किया, वो लोग रात को गए और डस्टबिन में जितने भी पेपर्स थे उन पेपर्स को चुरा लिया और उन पेपर्स को एनालाइज किया और फिर उनकी स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश की। इसके ऊपर केस भी हुआ था और एक बहुत बड़ा मैटर हो गया था कि इतने हद तक राइवलरी जो है वो। तो इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज को रोका जाए। और अब यूएसए ने ये डिसीजन लिया है, तो डेफिनेटली चाइना भी इसी प्रकार से टिट फॉर टैट, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा ही हम आपके साथ करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एरिया है ये बेसिकली चाइना है, और ये वाला रेड पोर्शन जो है इसका नाम है शिनजियांग। आपने सुना होगा वीगर मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने एक शिनजियांग के साथ जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि चाइना जो है वो दुनिया का 20% जितना कॉटन प्रोड्यूस करता है, और ये जो कॉटन है, ज़्यादातर चाइना का कॉटन है वो शिनजियांग प्रोविंस में से पैदा किया जाता है। और सेम थिंग गोज़ विद पोटैटोज एज वेल। टमाटर जो हैं, तो नॉट सॉरी टमाटर्स, मैं बात कर रहा हूँ पोटैटोज़ की। तो कॉटन एंड पोटैटोज, ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर आपको इस रीजन में, चाइना के इस रीजन में इसको उगाया जाता है। और अब यूएसए ने ये डिसीजन लिया है कि शिनजियांग से यूएसए चीज़ों को नहीं खरीदेगा, इंपोर्ट्स के ऊपर ब्लॉक लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन राइट वायोलेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फ़िलहाल यूएसए की कंडीशन जो है ये प्रेशर कुकर की तरह है, क्योंकि इलेक्शंस अब बहुत दूर नहीं हैं, और ऐसे स्टेप्स जो हैं वो शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए भी उठा रहा है ताकि वे सारे लोग जो यूएसए में वोटिंग करने वाले हैं 3 नवंबर को, तो उनके फ्रेश दिमाग में जो फ्रेश मेमोरी है उसमें यूएसए के ये स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो हैं वो नज़र आए। ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा डिले है, मैं मानता हूँ। कल आपने वो जो बीप के साउंड्स आप सुन रहे थे लेक्चर में, दैट वे वो साउंड्स जो हैं वे व्हाट वी से इन्वर्टर के थे। मैंने जैसे टेलीग्राम किया था आपको कि टेलीग्राम चैनल में मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि पावर कट हो गया है, एंड मेरे एरिया में ऐसा एक नोटिफिकेशन भी आया है कि हर रोज़ हाफ एन आवर 1 आवर के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जो है वो बंद रहेगी। तो ये एक इश्यू है। अब 10 दिनों की बात बताई है, बट एनीवे आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू गाइस, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड, और ये चीज़ आपको देखने को भी मिली होगी कि लेक्चर्स जो हैं वो आपको 8:30-9 बजे के आसपास जो हैं वो रेगुलरली मिल जाते हैं। तो आज का थोड़ा डिले हो गया है फॉर द सेम रीज़न, लेकिन ट्रस्ट मी, मंडे से फिर से हम 8:30 के 9 के बीच में ही
ये लेक्चर को डिलीवर किया जाएगा. बाय दैट टाइम आई विल सॉर्ट आउट समथिंग. इफ नॉट देन मे बी फॉर फ्यू डेज थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, बट आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड वाया टेलीग्राम. ग्लिमर ऑफ होप, ये भारत और चाइना के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है. एज वी नो कि मॉस्को में SCO की एक मीटिंग हुई और इसमें फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई. इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को मिले और यहाँ पर 5 पॉइंट कंसेंसस तय किया गया है. 5 पॉइंट्स. तो ये एक आप कह सकते हैं एक फ्रेश शुरुआत है, लेकिन ये एक ग्लिमर है. इट प्रोवाइड्स ए ग्लिमर ऑफ होप. ग्लिमर ऑफ होप का मतलब क्या है कि ये एक बहुत ही एक छोटे से तिनके की तरह है. इट्स नॉट ए फुल ब्राइट लैम्प. एक छोटी सी लाइट आप कह सकते हैं, आशा की एक बहुत ही छोटी सी किरण. राइट, जस्ट ए पॉइंट यू कैन से. क्योंकि इससे पहले भी ऐसी बातें हुई हैं और इससे पहले भी दोनों देशों ने, भारत और चाइना ने जो जॉइंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये जो रिसेंट जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसमें जो भारत और चाइना ने बातें बताई है, ये सारी बातें हमने पहले भी कर ली हैं. जून से लेकर आज तक अगर आप देखें तो ये जो बाउंड्री हैं या फिर ये जो बॉर्डर हैं, इसको लेकर इश्यूज, इसके इश्यूज जो हैं इनको सॉल्व करना. फिर देखिए बड़ी बड़ी बातों में क्या क्या चीज़ें सामने आई है कि ये जो करंट सिचुएशन है ये दोनों देशों को शोभा नहीं देती है. ऐसी बात है कि ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है कि हम इस प्रकार के झगड़े करें. फिर है कि जो ट्रूप्स हैं यानी कि सोल्जर्स जो हैं उनको जल्द से जल्द डिसएंगेज हो जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. ये सारे स्टेटमेंट्स, जॉइंट स्टेटमेंट में ये बातें सामने आई हैं. डेफिनेटली फिलहाल की जो सिचुएशन है, 1962 की जो क्राइसिस हुई थी, आपको पता होगा कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था. अगर नहीं भी पता है तो आज 4th आर्टिकल जो है आज हमारे टेबल के ऊपर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इंडिया चाइना के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो 1962 में जो टेंशन हुआ था उसके बाद इतना बड़ा टेंशन जो है वो हमें इस टाइम पर देखने को मिल रहा है 2020 में. 2017 में जो वुहान समिट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे वुहान और वहाँ पर उनकी 3-4 दिनों के लिए उन्होंने शी जिनपिंग के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन की. और 2017 का जो फॉर्मुलेशन था वो ये था, नॉट अलाउिंग डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट्स. कि अगर कोई मतभेद हैं, अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो ये डिफरेंसेस को हमें डिस्प्यूट में, एक बहुत बड़े झगड़े में तब्दील नहीं होने देना है. ये 2017 में दोनों देशों ने तय किया था. लेकिन क्या चाइना जो कहता है वो करता है? द आंसर इज नो. इनफैक्ट यूड बी सरप्राइज्ड कि वहाँ की एजेंसीज में तो भारत के बारे में गलत बताया जाता है. एनीवे, उसके ऊपर भी बात करेंगे. बोथ साइड्स said they would abide by all existing agreements. ये जो अभी जॉइंट स्टेटमेंट दिया है या फिर ये कंसेंसस की बात की है तो उसमें ये बताया कि जितने भी एग्रीमेंट्स हमने आज तक किए हैं तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे. दोनों देश एक दूसरे के साथ डायलॉग यानी कि बातचीत कंटिन्यू रखेंगे और ऐसी कुछ चीज़ें की जाएगी जिनको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी कि आप ऐसे कुछ स्टेप्स उठाएं जिससे सामने वाला देश जो है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि चलो ये देश डिस्कशन को लेकर या फिर ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए सीरियस है. सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो ये है कि क्या स्टेटस क्यो एंटी मेंटेन होगा? क्या स्टेटस क्यो एंटी यानी कि जो पहले जो स्थिति थी, यथापूर्व स्थिति जो थी, क्या यही स्थिति नॉर्मल हो जाएगी या फिर यही स्थिति हमें देखने को मिलेगी कि चाइना की ज़मीन जो मीन्स चाइना के ट्रूप्स पहले जहां हुआ करते थे क्या वे वहीं पर वापस चले जाएंगे? अगर ये नहीं होगा तो भारत इससे कुछ भी इससे कम भारत एक्सेप्ट डेफिनेटली नहीं करेगा. और फिर दूसरा जो चिंता का विषय है कि एक तरफ तो ये 5 पॉइंट कंसेंसस आया, लेकिन फिर एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ हुई कि दोनों देशों ने अलग अलग प्रेस स्टेटमेंट्स भी दिए और इसमें हमें कुछ डिस्कॉर्डेंट यानी कि इसमें कुछ हमें अलग पॉइंट्स भी देखने को मिले. तो
दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये सिर्फ एक ग्लिमर है, एक छोटी सी लाइट है, एक छोटा सा पॉइंट ही है, राइट? इट्स नॉट दैट बिग थिंग। भारत ने क्लियरली अब ये स्टैंड लिया है और यहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है कि भारत ने ये बताया कि अगर बाउंड्री के ऊपर, अगर बॉर्डर्स के ऊपर पीस यानी कि शांतिमय वातावरण नहीं है तो फिर रिलेशनशिप जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भारत का एक स्टैंड है। चाइना ने ये बताया कि देखिए, चाइना ने ये कहा है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि भारत, चाइना मीन्स चाइना को भारत कैसे देख रहा है कि चाइना के साथ रिलेशनशिप जो हैं वो भारत के इम्पोर्टेंट हैं और फ़िलहाल जो चीज़ें हुई हैं इससे भारत की पॉलिसी चाइना के प्रति बदली नहीं है, राइट? चेंज नहीं हुई है। ऐसी बात, ऐसा स्टेटमेंट जो है वो चाइना ने दिया है। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर हमने ऐसा स्टेटमेंट, अगर हमने ऐसी बात बताई है कि इंडिया बिलीव्ड चाइना's policy towards China's policy toward India had not changed and that it did not consider relations to be dependent on the settlement of boundary question, के सिर्फ बाउंड्री के क्वेश्चन के ऊपर दोनों देशों के रिलेशनशिप जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो हमें इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ भारत ने ये बताया है कि पीस ऑन द बाउंड्री वॉज एसेंशियल फॉर टाइस, तो वी नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस थिंग। चाइना को किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो नहीं होना, चाइना और हमारे लोगों को भी किसी भी प्रकार का डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। चाइना की ऑफिशियल एजेंसीज जो हैं वो ये बताती हैं कि भारत रेकलेस प्रोवोकेशन कर रहा है। भारत को 1962 से सबक सीखना चाहिए और ये भी उनका कहना है, चाइना की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज का, कि 1 इंच भी ज़मीन जो है वो चाइना की भारत के पास नहीं जाएगी। वो तो यही मान रहे हैं कि वो अपनी ज़मीन में ही आए हैं, अपनी यानी कि चाइना की ज़मीन में। द रियलिटी इज़ दैट कि चाइना जो है वो हर एक देश के साथ यही चीज़ करते आया है। ऑफ कोर्स बातचीत करने के लिए चाइना अगर आगे आ रहा है तो हम वी आर मोर देन हैप्पी एज वेल टू हैव ए वर्ड विद चाइना, लेकिन हमें एक एक स्टेप जो है उसको सोच समझ कर और ट्रस्ट, अगर चाइना कोई ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्रिएट कर रहा है जिसके ऊपर हम पैर रख कर खड़े रह सके, तो हमें बेसिकली बहुत सोच समझ कर चाइना के साथ आगे बढ़ना होगा। वरना चाइना का क्या पता, वो कल आज कुछ और बता रहा है और कल कुछ और कर सकता है। आने वाले आर्टिकल में हम ये भी चीज़ देखेंगे और डिस्कस करेंगे। स्मूथनिंग द हाउसिंग राइट्स ऑफ द अर्बन पुअर। 31 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, जस्टिस अरुण मिश्रा साहब की एक बेंच, जिसमें टोटल 3 जजेस थे जिसके हेड हैं अरुण मिश्रा साहब। तो इस बेंच ने ये आदेश दिया है कि दिल्ली में जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके आसपास कुछ 48,000 जितने स्लम्स हैं, झुग्गी झोपड़ी जो हैं, इनको हटाया जाए। 3 महीनों के अंदर इनको हटाया जाए और कोई भी कोर्ट इसको लेकर किसी भी प्रकार का स्टे जो है वो ऑर्डर इश्यू नहीं करेगी। अगर कोई भी कोर्ट, लेट्स से दिल्ली हाई कोर्ट, इसको लेकर अगर कोई स्टे इश्यू करेगी तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ऐसा डिसीजन लिया है इस बेंच ने। आर्टिकल में ये एक्सप्लेन किया है कि ये डिसीजन बहुत ही डिस्टर्बिंग है और ये डिसीजन जो है ये बहुत सारे लीगल प्रश्न भी हमारे सामने उठाता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि एक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। एक व्यक्ति को या फिर जो पार्टी हैं, अफेक्टेड पार्टी को सुने बिना आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? झुग्गी ड्वेलर्स जो हैं, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनको सुने बिना ये डिसीजन कैसे लिया जा सकता है? दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो पर्टिकुलर केस है इनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये जो केस हैं ये रेलवे के ट्रैक के आसपास जो गार्बेज हैं उसके साथ जुड़ा हुआ एक केस चल रहा था और उसमें आउट ऑफ द ब्लू इनका कुछ, ये जो ड्वेलर्स हैं उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन उनको भी इसमें घसीटा गया और उनको अब उनके जो झुग्गी झोपड़ी है, उनका जो शेल्टर है, उनका रहने का जो एक स्थान है, उसमें से उनको निकालने की एक मुहिम या फिर एक पूरी प्रोसीजर जो है उसकी शुरुआत होगी। हो सकता है कि ये उनकी ज़मीन ना हो और शायद ऐसा ही होगा कि ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनकी ये ज़मीन नहीं होगी, ये रेलवे की ज़मीन होगी और वहाँ पर वो रहते हैं। तो मैं तो ये भी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि तो हमारे देश में इतने साल हो गए, 73-74 ईयर्स हो गए आज़ादी के। पहले हम ब्रिटिश के ऊपर सारी चीज़ें कहा करते थे कि ब्रिटिश ने ये किया इसलिए हमारे देश की हालत ये है। अब 7 डेकेड्स के बाद अगर हमारे देश में करोड़ों लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, राइट,
तो फिर क्या सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एंड वेर आई एम सेइंग सरकार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट आप गवर्नमेंट या फिर बीजेपी गवर्नमेंट या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट, जो भी सरकार में है, जो भी सरकार हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या वो नहीं देखते हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोग जो हैं वो ऐसी इनह्यूमन कंडीशन में जी रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने ज्यूरिस्डिक्शन और अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने जो भी सो कॉल्ड लाइफ है उसमें बिजी हैं। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है गरीब लोगों के ऊपर। अब देखिए, एक तरफ कोविड-19 और ये सारी चीज़ें चल रही है और अब उनके घर खाली कराए जा रहे हैं, तो वो लोग जाएंगे कहाँ पर? दूसरी जो चीज़, कोर्ट ने खुद ने अपने ही ऑर्डर्स, कोर्ट ने एक, अगर आप कोर्ट के बहुत सारे केसेस में जाएं तो वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर, शेल्टर यानी कि रहने की जगह जो है, ये एक उनका अधिकार है, व्यक्ति का, एक घर का, एक व्यक्ति का अधिकार है। ये चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1995 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही ये माना है कि राइट टू शेल्टर जो है, ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट टू शेल्टर। और अब सुप्रीम कोर्ट ही ये बता रही है कि आप उनके घर जो हैं उनको खाली करवा दीजिए। पिछले 3 सालों में 5 लाख जितने इस प्रकार के लोगों को झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जो है सिटी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर उनको अपनी जगहों से हटा दिया है। ये जो सिटी ब्यूटिफिकेशन है, इससे बड़ा झोल हमारे देश में और कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर जब भी निकलते हैं, जिन जगहों पर जाते हैं, तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स जो हैं ऑल ऑफ द सडन तोड़े जाते हैं, वहाँ पर पैच वर्क किया जाता है फटाफट गरीब लोगों को। मैंने खुद देखा है, राइट, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, लेकिन आई हैव लिटरली सीन दिस थिंग कि जिन जगहों पर ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो लोग स्ट्रीट वेंडर्स बेचारे जहाँ पर चीज़ों को रोज़ बेचते हैं, तो उन सारी जगहों को ऑल ऑफ द सडन खाली करवाया जाता है और कहा जाता है कि 2 दिनों तक चले जाइए, उसके बाद आप वापस आ जाइएगा। लेकिन यहाँ पर से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर बहुत इंपॉर्टेंट VIP व्यक्ति यहाँ से निकलने वाले हैं। जब वो निकल जाते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जैसे थे वैसे। तो ये क्या है, राइट? दिस इज़ व्हाट अ शो और समथिंग। ये क्या डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक चल रहा है हमारे साथ? और एक और पॉइंट, पॉलिटिशियंस, बिकॉज पॉलिटिशियंस आर पावरफुल, इसीलिए मैं ये पॉइंट उठा रहा हूँ। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको पता होगा MLAs को, MPs को घर मिलता है, राइट? उनको मीन्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट, मैंने देखे हैं ऐसे कुछ फ्लैट्स, मैं गया भी हूँ MLAs के फ्लैट में, जो उनको फॉर एग्जांपल गुजरात में गांधीनगर है, तो वहाँ पर MLAs को फ्लैट अलॉट किए जाते हैं। तो इफ़ यू सी दोज फ्लैट्स, दे आर सो ब्यूटीफुल, बहुत बड़े होते हैं, 3 BHK 4 BHK होते हैं, 4 बेडरूम हॉल किचन। आप ये जो MLAs को दिए जाते हैं ये फ्लैट्स, आप मीन्स दिस इज़ अ जोक अगेन, कि एक बार उनको मिल गया तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, वो अब MLA नहीं रहे हैं, फिर भी वो ये घर जो है वो खाली नहीं करेंगे और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हर कोई, बस बातें होंगी कि ये साहब जो हैं वो उन्होंने घर जो है वो उसकी चाबी नहीं सौंपी है, उनको कोई खाली वहाँ पर पुलिस या फिर ऐसी कोई भी चीज़, कोर्ट्स को भी पता है इसके बारे में, ये भी सारी चीज़ें चलती है। लेकिन इट इज़ ईजी, ये गरीब लोग हैं, उनको निकालना ईजी है। पावरफुल लोगों के सामने जाएंगे, देन दे ऑल्सो नो योर बटन्स, वो भी बटन्स प्रेस करने की शुरुआत कर देंगे। फिर राइट टू सिटी, राइट, एक व्यक्ति हमारे देश में, आप कहीं पर भी जाकर, आप लाइवलीहुड के लिए आपको कहीं पर भी जा सकते हैं, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो गरीब लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गांव में रहते थे, लेकिन वहाँ पर उनके पास कोई लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो इसकी ये सारी चीज़ों को छोड़कर वो वहाँ पर सिटी में आए हैं। और रेलवे के ट्रैक के बाजू में रहना किसे पसंद होगा? इट्स नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरी इन द वर्ल्ड, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में इन लोगों को रहना पड़ता है, क्योंकि सिटी के जो प्राइम लोकेशंस हैं, उनके जो प्लॉटिंग्स होते हैं, कहाँ पर डेवलपमेंट होगा, कहाँ पर एक्सपेंशन होगा, ये सारी जगहें डिसाइडेड होती हैं। फिर रिलेटिव्स जो हैं पॉलिटिशियंस के, या फिर खुद पॉलिटिशियंस या फिर पावरफुल लोग जो हैं, बिल्डर्स एंड एवरीवन, ये ज़मीनों को ख़रीद लेंगे। जो ऐसे ही ज़मीन है तो इन सारी ज़मीनों को ख़रीद लेंगे बहुत ही चीप रेट में, वहाँ पर नए सिटीज़ या फिर सिटी को एक्सपांशन क्रिएट किया जाएगा और यहाँ पर से करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। लेकिन
इन सारी चीज़ों को कोर्ट ने नहीं देखा है. दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. ए गेम ऑफ चेस इन द हिमालयास. 1962 और 2020 के बीच में क्या कोई डिफरेंस है? कुछ चीज़ें सिमिलर हैं. एज फार एज पोजिशंस आर कंसर्नड, थिंग्स आर पोजिशन इन द सेंस कि भारत 1962 का युद्ध जो है वो हार गया था. उसमें थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी भी हमने की थी. थोड़े बहुत लेसन्स भी हमें इसमें से सीखने चाहिए कि उस टाइम पर जो हम विश्वास करते थे चाइना के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब और डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन साहब ये मानते थे, उनका एक भरोसा था कि चाइना हमारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा, और इसी भरोसे को चाइना ने तोड़ा. एस जयशंकर साहब ने बताया है कि श्योरली द मोस्ट सीरियस सिचुएशन अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर आफ्टर 1962 इज द करंट सिचुएशन. 1959 में, अगस्त 1959 में लोंगजू नाम की जो जगह है वहाँ पर पहला क्लैश हमें देखने को मिला. उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कि आपने पहले फायर किया था, उसने बोला आपने पहले किया था. ये तू मैं चलता रहा. फिर स्टैंड ऑफ जो हुआ, फिलहाल जो करंट स्टैंड ऑफ है इसमें भी यही चीज़ है, तू मैं ही चल रही है. 61 ईयर्स के बाद भी यही सिचुएशन रिपीट हो रही है. तो कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं. लोंगजू इंसिडेंट जब हुआ उससे पहले धीरे धीरे चाइना जो है वो बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो करने लगा. और उस टाइम पर नेहरू जी का ये मानना था, उस टाइम की जो सरकार थी उसका ये मानना था कि चाइना भी ये इम्पीरियलिज्म का, ये कॉलोनाइजेशन का विक्टिम रहा है, एक पीड़ित देश रहा है. और दोनों देश, भारत और चाइना जो है, ये एशिया के नए लीडर्स हैं. उस टाइम पर जापान बहुत ही वीक हो चुका था एंड थिंग्स लाइक दैट. तो फिर भारत ने ये बताया कि ये जो तिब्बत है ये चाइना का पार्ट है, और हमने पेकिंग यानी कि बीजिंग के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया. तिब्बत को लेकर हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया. हमने ये मान लिया कि हमने उनको तिब्बत जो है वो उनकी झोली में डाल दिया कि ये तिब्बत जो है ये आपका पार्ट है. हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम ये करेंगे, अगर हम ये एक अच्छा बर्ताव करेंगे चाइना के साथ, तो चाइना जो मैकमोहन लाइन है जो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और चाइना के साथ, यानी कि हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के साथ जो बॉर्डर है, तो उसको कहते हैं हम मैकमोहन लाइन. तो हमने ये सोचा कि मैकमोहन लाइन को चाइना ऐसे ही ग्रीन सिग्नल दे देगा, मान लेगा कि चलो कहाँ पर दस्तखत करने हैं. मैकमोहन लाइन जो है ये हमारे दोनों देशों के बीच में बॉर्डर है. लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया. राइट, नेहरू जी का जो भरोसा है वो टूट गया, या फिर उनका जो एक विश्वास था, या फिर उन्होंने जो मान लिया था, ये चीज़ रियलिटी नहीं थी. चाइना एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा था भारत के साथ. चाइना ने यह बताया कि अक्साई चीन वाला पोर्शन जो है उसके ऊपर दस्तखत कर दीजिए, हम मैकमोहन लाइन को मान लेंगे कि वो ये एक प्रॉपर बॉर्डर है. लेकिन अक्साई चीन जो है वो हमारा है, ऐसा हमें हैंड ओवर कर दीजिए. और चाइना ने तो यूनिलैटरली उस टाइम पर खुद एक हाईवे बनाने की शुरुआत कर दी. हमने इसका विरोध किया, और फाइनली ये जब प्रपोज़ल आया चाइना का अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन वाला प्रपोज़ल, तब नेहरू जी ने सारी चीज़ें, डेटा फैक्ट्स, हिस्टोरिकल मैप्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें स्टडी की. और फिर पता चला, फिर भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि चाइना की ये जो ऑफ़र है ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल ही नहीं है. नेहरू और उस टाइम पर जोउ एनलाई थे, उनके बीच में डिस्कशन जो है 1960 में फेल हुई, और उसके बाद बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स जो हैं वो बढ़ने लगे. चाइना ने अपनी पेट्रोलिंग को इंक्रीज़ कर दिया, और 61 में हमारे ऊपर उन्होंने प्रोवोकेशंस करने की शुरुआत कर दी. और फिर 62 में माओ जेडोंग ने भारत के ऊपर अटैक करने का एक ऐलान कर दिया, और हमारे ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया. आज भी ये हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो डीलिमिटेड हैं, डिमार्केटेड नहीं हैं. लेकिन आज की सिचुएशन 1962 से बहुत ही अलग है. आज हम प्रिपेयर्ड हैं, हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, और उस टाइम पर जो हमारी पोजीशन थी उससे, मीन्स पोजीशन इन द सेंस उस टाइम पर जो भारत था उससे एक टोटली डिफरेंट देश है आज हमारा. तो बीजिंग नोज दिस वेरी वेल कि भारत को आप इतना इजीली नहीं ले सकते. 1962 में जो हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2020 में वैसा ही होगा. 2020 में सिचुएशन ऑल ऑफ द सडन डिफरेंट हो सकती है. लेकिन आज तक चाइना एक गेम खेलते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस. स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस जो है इसमें यह होता है कि आप ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे, मीन्स आपने एक स्टेप लिया तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक स्टेप लेगा, लेकिन आप जीतेंगे. बहुत ही मीन्स सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो एक ट्रैप है कि आपने ये पोजीशन क्रिएट की, और फिर आपका जो राइवल कंट्री है वो कुछ पोजीशन करने, बॉर्डर के ऊपर कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर
वही इसमें हार जाएगा या फिर वही बदनाम होगा। तो ऐसी चीज़ जो है वो लंबे टाइम से चाइना एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की गेम जो है वो भारत के साथ खेलते आया है। प्रश्न ये है कि क्या हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे या फिर इसमें से हम बच जाएंगे और हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे चाइना को एक सबक सीखने को मिले। तो ये तो वक्त ही बता सकता है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडे इज़ अ डिस्कशन। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ऑफ कोर्स आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है अरब वर्ल्ड की। और डियर फ्रेंड्स, कल संडे हैं तो कल द हिंदू एनालिसिस के लेक्चर्स नहीं होंगे। अब मेरी मुलाकात द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें तो डायरेक्टली होगी मंडे को। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।